Hi everyone, this is Mayank Kothari and we are going to start the practical topic of our chapter capital budgeting. This is the basic of the capital budgeting investment decisions अपने सिलेबस में इसका नाम है. आइए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या देख लिया अपने चैप्टर में. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था. इंट्रोडक्शन वाला पार्ट के बाद में हमने शुरू किया था मेन तो पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग, दैट इज 4 तरह के पर्पस थे. उसके बाद प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, 6 डिफरेंट प्रोसेसेस थी. टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस और डिसीजन मेकिंग. उसके बाद में एस्टिमेटिंग द कैश फ्लोज में सबसे पहले हमने देखा था कि डिप्रिशिएशन को कैसे ट्रीट करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे ट्रीट करना है, संक कॉस्ट को कैसे ट्रीट करना है, और ऐसे एक दो और आइटम थे. उसके बाद हमने देखा था ब्लॉक ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है और डिप्रिशिएशन की कैसे एंट्री की जाती है ब्लॉक ऑफ असेट्स के टाइम पे. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो. एंड देन फाइनली हमने लेटेस्ट वाली वीडियो में रीसेंट वाले लेक्चर में देखा कि फाइनेंसिंग कॉस्ट जो होती है उसको क्या ट्रीटमेंट देनी होती है. अब हम शुरू करेंगे हमारा अगला और आखिरी टॉपिक, कैपिटल बजटिंग टेक्निक. मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा टॉपिक होगा आपके पूरे सिलेबस का और इसी से रिलेटेड है सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, हम कुछ तकरीबन 7 टेक्निक्स देखेंगे. ये 7 टेक्निक होगी, उसमें से 2 ये ज़्यादा काम की नहीं है लेकिन ये 5 काफ़ी ज़्यादा काम की है. और इस 5 में भी आगे जाके आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी टेक्निक काम आएगी ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. कॉन्सेप्ट समझ लेना है पहले, ये दिमाग में डाल लो. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, सिर्फ फार्मूला मत रटना, क्योंकि अब फार्मूलेज आ जाएंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो फार्मूलेज आएंगे. फार्मूलेज रट के मैं आगे बढ़ जाता हूँ. मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ऐसा अप्रोच फॉलो किया तो कहीं ना कहीं जाके आप अटक जाओगे, मार्क्स कट जाएंगे, फेल हो जाओगे, 6 महीने बर्बाद हो जाएंगे. और आप बोलोगे सर एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने से 6 महीने बर्बाद होते क्या? क्यों नहीं होते, होते हैं. एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन उस पर आ गया 6 मार्क का और आपका आ गया 44 या 46, 6 मार्क्स और बढ़ जाते तो आप ऊपर आ जाते. सिर्फ 2 या 3 मार्क के चक्कर में आप रह गए. ऐसा बिल्कुल मत होने दो. अपनी तरफ से 100% डालना ज़रूर. कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करूँगा. पहला हिस्सा है आपका ट्रेडिशनल वे या नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स. दो मेथड्स आपके पास में, ट्रेडिशनल टेक्निक्स या नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स, पहला. और दूसरा है आपका डिस्काउंटेड टेक्निक्स. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताता हूँ यहाँ पे कि जब भी आप ये जो यहाँ से लेक्चर शुरू हो रहे हैं अपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के, एक चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो टॉपिक्स है टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, क्योंकि वहाँ से बेस बनता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बेस है. अभी क्या हुआ, वो आपके फाउंडेशन लेवल पे शिफ्ट हो गया, लेकिन पहले तो था इंटर लेवल पे, पहले भी था, लेकिन अब फाउंडेशन लेवल पे शिफ्ट हो गया. बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने इसमें भी इंक्लूड किए. देखना ज़रूर यहाँ से आगे बढ़ने के पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि उसी से आगे बढ़ रहे हैं मान के चलो अपन, ठीक है. तो 2 तरह के मेथड्स है जो हम यूज़ करेंगे, एक तो ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड हो गया, एक हो गया डिस्काउंटेड. सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ व्हाट इज़ डिस्काउंटेड. आज अगर 100 रुपये, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का था, आज अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल बाद 10% के रेट से आपको 110 रुपये मिलेंगे, ठीक है. सो 110 में अगर आपको फॉर्मूले में लिखना तो आप कैसे लिखते हो पता है? फ्यूचर वैल्यू, ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू है ना, कल की वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू, और ये 100 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो फॉर्मूला क्या होता है पता है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1+r. प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये थी, 1+r 1.10, सॉरी 1+r, 1+r कितना है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. 10% यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.10. सो 10% लिखा हो या 0.10 लिखा हो, इसका मतलब सेम ही होता है. सो मैंने 0.10 लिखा, तो अब ये आ गया आपका 110 फ्यूचर वैल्यू, ठीक है. अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ अगर 110 रुपये मिलने वाले हो आज से ठीक 1 साल बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, तो क्या आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर, क्यों नहीं निकाल सकते? देखो फॉर्मूला पहले ऐसा था ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1+r. अब आपका ऐसा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, और ये 1+r उधर आ गया तो 1+r डिवाइडेड में चला गया. अब आप रख के देखो, 110 डिवाइड बाई 1.1 रखोगे तो 100 आंसर आएगा. ये जो आपने 110 को 100 में कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर थी ना, 2-3 स्टेप लिखी, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना. डिस्काउंटिंग करना, कल की वैल्यू को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू में लेके आना.
दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज। सो जो हम देखने वाले हैं ना टेक्निक, पहले दो टेक्निक्स जो है वो नॉन डिस्काउंटेड है, जिसमें ऐसे डिस्काउंटिंग विस्काउंटिंग नहीं करते, तो कहीं पे भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ऐसी चीज़ें नहीं देखने मिलेगी आपको स्टार्टिंग में। लेकिन जब हम डिस्काउंटेड टेक्निक पे शिफ्ट होंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, उसमें हम ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले फैक्टर्स ज़रूर यूज़ करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, और ये सारे के सारे फैक्टर्स आप टॉपिक्स आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले टॉपिक्स में देख चुके हो, मतलब जो टॉपिक था, चैप्टर था आपका। सो प्लीज़ डोंट स्किप दैट। अब डिस्कस करते हैं कि नॉन डिस्काउंट, मैंने तो आपको एक चीज़ बता दी सर, क्लियर हो गई कि डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड ऐसी दो टेक्निक्स है आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक में। दो हिस्से हैं, डिस्काउंटेड टेक्निक्स, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स के दो पार्ट है और डिस्काउंटेड के कितने, 5 हैं। मैंने बोला 7 है, इस केस में 2 और यहाँ पे 5 टेक्निक्स है, टोटल मिला के 7 टेक्निक्स है। आइए देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। सबसे पहले नॉन डिस्काउंटेड में पे बैक पीरियड नाम का एक कॉन्सेप्ट आएगा, आगे हम देखेंगे, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसी को ARR के शॉर्ट फॉर्म से जाना जाएगा। ठीक है, इसको अपन पे बैक पीरियड को या तो आप PBP बोल दो, लोग PBP बोलते हैं या PP बोलते हैं। ठीक है, तो ये PBP हो गया, ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो गया ARR। तो ये नॉन डिस्काउंटेड है, इसमें डिस्काउंटिंग विस्काउंटिंग नहीं होगी। बात करते हैं मुद्दे की और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जो कि आपको यहीं इस लेवल पे भी नहीं, आगे फाइनल लेवल पे भी काम आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर सातों में से कुछ है तो वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सातों में से, IRR। उसके बाद मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और उसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। देखो इसी का ही डिस्काउंटिंग वाला वर्जन इधर आ गया, अगर डिस्काउंटिंग करनी तो इधर, नहीं डिस्काउंटिंग करनी तो इधर। दोनों में कॉन्सेप्ट भी अलग है, तरीके भी अलग है सॉल्व करने के। तो ये 7 चीज़ें हैं। अभी आप सिर्फ इतना काम करो कि ये नोट डाउन कर लो। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सातों के सातों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फॉर्मूलेज उसके डिस्कस करेंगे, डिराइव करेंगे काफ़ी हद तक, और उन पे क्वेश्चंस भी देखेंगे, और इसी के साथ आपका चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट्स और इन पे क्वेश्चन अगर आपकी ग्रिप बन जाए इतने पे, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और सबसे डिफिकल्ट वाला जो टॉपिक आपको जाएगा वो होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है। सो पहले से तैयार रहिएगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। बाय बाय।